नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला और मंडल मुख्यालयों पर जनता से सीधे जुड़े कार्यालय के लिए इंटीग्रेटर कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर बल दिया है। शुक्रवार को राजस्व विभाग अंतर्गत जारी निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला और मंडल मुख्यालयों पर जनता से सीधे जुड़े कार्यालय के लिए इंटीग्रेटर कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर बल दिया है। राजस्व विभाग अंतर्गत जारी निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि गोरखपुर और वाराणसी में प्रशासनिक कार्यालय के लिए इंटीग्रेटर कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया जा रहा है। ऐसे ही सभी जिलों में किया जाना चाहिए। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान रेलवे एक और अभिनव प्रयोग करने जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर बाल अधिकार डेस्क बनेगी। ये डेस्क पूरी तरह से बच्चों के प्रति समर्पित होगी। उनकी मदद के लिए यहां विशेष तौर पर अधिकारी और कर्मचारी तैनात होंगे, जिन्हें बाल अधिकारियों के प्रति लगाव होगा और वह बेहद सौम्यता से बातचीत करेंगे। बच्चों के लिए एक अधिकृत प्रोटोकॉल होगा ताकि उन्हें कुंभ मेले के दौरान कोई परेशानी न हो। वहीं घर से भागे, रास्ता भटके, जबरन ले जाए जा रहे अथवा माता पिता से बिछड़े बच्चों हों या उनकी मदद के लिए या जो डेस्क है ये सीधे कार्य करेगी, जबकि स्वजन के साथ यात्रा कर रहे बच्चों से यहां तैनात टीम हालचाल पूछ सकेगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने रेलवे को इसके लिए योजना बनाने और उसका निर्देश दिया है और इसके साथ ही रेलवे ने इसके लिए प्रयागराज में एक नोडल अधिकारी तैनात कर दिया है और आयोग के साथ हो रही बैठकों में नई जो गाइडलाइंस का ऐलान भी किया जाएगा, यानी नई जो गाइडलाइंस है उसका पालन और अपनी तैयारी और नीतियों को साझा कर रहे हैं। मंडल पीआरओ अमित कुमार सिंह ने बताया कि यात्रियों से भी अपील की जा रही है कि बच्चों की जेब में उनका नाम, पिता का नाम, माता और मोबाइल नंबर आदि की जो पर्ची है वो रखे या उनके पास पहचान पत्र हो, जिससे किसी विषम परिस्थिति में तत्काल मदद पहुंचाई जा सके। तो देखिए, महाकुंभ 2025 में अब एक नई मुहिम जो है लाई जा रही है। रेलवे का अभिनव प्रयोग जो है वो किया जा रहा है और इस प्रयोग के माध्यम से रेलवे स्टेशनों पर एक डेस्क बनाई जाएगी और ये जो डेस्क है, जो बच्चे जो मेले में आते हैं या वो किसी कारण बिछड़ जाते हैं, वो रास्ता भूल जाते हैं या वो अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, उनके लिए ये जो डेस्क है वो सहायता करेगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो प्रयोग है ये रेलवे स्टेशन की तरफ से किया जा रहा है। तो देखिए, महाकुंभ को लेकर रेलवे स्टेशनों पर अब ये बाल डेस्क बनाया जाएगा, जिसके माध्यम से जो बच्चे हैं उनके लिए ये डेस्क जो है वो पूरी तरह से सहायता की जाएगी और साथ ही साथ ये गाइडलाइंस जो है वो भी जारी किया जा रहा है। गाइडलाइंस के माध्यम से कहा जा रहा है, माता पिता से ये अपील की जा रही है कि वो अपने बच्चों के जेब में या अपने बच्चों के पास एक पहचान पत्र जो है वो जरूर रखें, ताकि अगर बच्चे किसी कारण उनसे बिछड़ जाते हैं या मेले में गुम हो जाते हैं तो उस पहचान पत्र के माध्यम से उनको ढूंढना आसान हो जाए। तो वहीं 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार राज के सम्मान किया गया है और आपको ये भी जानकारी देते चले कि दिल्ली के निगम बोध घाट पर पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भूटान के राजा समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने मनमोहन सिंह को आखिरी बार नमन किया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे, डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। आपको ये भी बताते चले कि मनमोहन सिंह का गुरुवार रात को दिल्ली के एम्स में निधन हो गया था। वह 92 साल के थे और इससे पहले तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय लाया गया और अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को लाया गया। उनके अंतिम दर्शन के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। और आपको ये भी बताते चले कि भारत के 13वें प्रधानमंत्री और इस प्रतिष्ठित पद को संभालने वाले पहले सिख नेता थे। मनमोहन सिंह ने मई 2004 से
मई 2014 तक केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए सरकार का नेतृत्व किया। आपको ये भी बताते चले कि बृहस्पतिवार रात 8:06 में उन्हें नई दिल्ली के एम्स के मेडिकल इमरजेंसी में लाया गया। अस्पताल ने एक बयान में कहा कि तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका और रात 9:51 में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों कांग्रेस की हार के बाद सार्वजनिक जीवन में संन्यास लेने वाले डॉक्टर मनमोहन ने अगस्त 2023 में राज्यसभा में अपनी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज कराई थी और वे इसके सदस्य भी थे। तो देखिए, पंचतत्व में विलीन हो गए हैं मनमोहन सिंह और उनके अंतिम संस्कार में एक जन सैलाब जो है वो दिखाई दिया और तमाम जो बड़े दिग्गज नेता थे, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या चाहे फिर वो कांग्रेस की तरफ से हो, तमाम बड़े बड़े नेता या फिर प्रधानमंत्री स्वयं वहां पर मौजूद थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राहुल गांधी का जो परिवार है, पूरा परिवार जो है वो आखिरी दर्शन करने के लिए वहां पर मौजूद रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मनमोहन सिंह को उनके आवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और आपको ये भी बताते चले कि पूरा जो यहां पर जो नेता थे वो भी मौजूद थे। पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के लिए निधन होने के बाद जो अंतिम वहां पर जो भी कार्यक्रम था, उनके अंतिम संस्कार के लिए वहां पर तमाम जो लोग थे वो यहां पर मौजूद थे। और देखिए, आप इस विजुअल में भी आप देख सकते हैं कि मनमोहन सिंह का जो परिवार है वो भी मौजूद था और बीजेपी के सारे जो बड़े दिग्गज नेता थे वो भी उनके अंतिम दर्शन में मौजूद थे और पूरा जो मिलिट्री फोर्स था वो भी वहां पर मौजूद था। लास्ट में उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि पूरा गांधी परिवार जो है वो भी उनके अंतिम दर्शन में मौजूद रहा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने गुरुवार को 92 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर से पूरे देश में शोक की लहर है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी श्रद्धांजलि देने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर मौजूद रहीं। तो देखिए, पंचतत्व में मनमोहन सिंह जो है पूर्व प्रधानमंत्री वो विलीन हो गए और आज उनका अंतिम संस्कार जो है दिल्ली में किया गया। और आपको ये भी जानकारी देते चले कि उनके अंतिम संस्कार में जो तमाम लोग थे, तमाम बड़े बड़े नेता थे, वो यहां पर मौजूद थे उनके अंतिम संस्कार में। तो वहीं नोएडा में शुक्रवार को हुई बारिश ने हवा को और भी सर्द कर दिया है। बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सुबह से ही बूंदाबांदी की सिलसिला जो है यानी कि बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहा। तो वहीं मौसम विभाग ने ठंड को लेकर नया अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिनों में बारिश और घना कोहरा जो है वो पड़ने की संभावना बताई जा रही है। नोएडा में चल रही शीतलहर के चलते जो अलाव जलाकर ठंड से बचने की कोशिश में लगे हैं, तो वहीं लखनऊ में भी सुबह मौसम जो है वो बदल गया और कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस हफ्ते बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से 27 और 28 दिसंबर तक बारिश को लेकर येलो अलर्ट जो है वो जारी कर दिया, यानी साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से ये सूचना दे दी गई है कि जो आने वाले समय में ठंड जो है वो और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से नोएडा, दिल्ली में बारिश हुई है, हवाएं तेज हुई हैं और भी जो अन्य जो शहर है वहां के लिए भी मौसम विभाग जो है चेतावनी दे दिया है। उनके तरफ से कह दिया गया है कि जो आने वाला समय जो है वो और भी ठंड भरा रहेगा, यानी कि जो सर्दी है वो बढ़ने वाली है और कहीं ना कहीं जो बूंदाबांदी है उसकी भी संभावना जो है वो आईएमडी के द्वारा यहां पर बताई जा रही है।
तो चलिए अब लखनऊ की बात कर लेते हैं। लखनऊ में वीर बाल दिवस के मौके पर ऐतिहासिक समागम और सहज पाठ का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। इस मौके पर सीएम ने साहिबजादों को याद करते हुए लोगों को संबोधित किया है। तो देखिए लखनऊ से खबर है, जहां पर बाल दिवस जो है इसका कार्यक्रम आयोजन किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो यहां पर गए और उन्होंने संबोधित किया। समागम और सहज पाठ का उन्होंने आयोजन किया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उन्होंने शिरकत की और उन्होंने साथ ही साथ यहां पर आयोजन में शामिल होकर संबोधित भी किया। बाबा फतेह सिंह जी के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करते हुए उन्हें नमन कर रहा है। यह हमारा सौभाग्य है कि 2019 में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर इसी मुख्यमंत्री आवास पर शबद कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। उसके उपरांत मेरे सामने जब प्रस्ताव आए कि वीर बाल दिवस के कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, तो मैंने कहा इससे अच्छा पावन अवसर और क्या हो सकता है कि ये मुख्यमंत्री आवास पर ही आयोजित हो। और 2020 से लेकर के लगातार 20, 21, 22, 23 में आयोजन मुख्यमंत्री आवास पर होते होते आज यह पूरे देश का आयोजन हो गया है। आज ही की वो तिथि है जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के दो साहबजादे बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह वजीर खां के हाथों दीवानों में चुने गए थे। चमकौर के युद्ध में दो बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह शहादत को प्राप्त हुई और माता गुजरी इन सबको बहुत अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाए। क्या नहीं पीता था उस समय, लेकिन एक ही बात थी, एक ही लक्ष्य था कि देश और धन पर आंच नहीं आने देंगे। एक ही उद्देश्य के लिए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादों ने अपनी शहादत देकर के देश और धर्म की रक्षा की एक पक्की नींव खड़ी की। जिस पर न केवल आज भी सिक्की पंथ बल्कि पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है, पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव व्यक्त करता है। और उसी सम्मान को व्यक्त करने के लिए, उसी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए आज हमारी पूरी सरकार भी न केवल यहां पर बल्कि हर जनपद में, हर महत्वपूर्ण गुरुद्वारा में आयोजन यहां से लाइव भी हो रहा है। वहां पे सभी जनप्रतिनिधि और संगठनों के पदाधिकारीगण एकत्र होकर के उन वीर बालकों की शहादत के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, सिख पंथ की शुरुआत ही
देश और धर्म के लिए गुरु नानक देव जी ने सबसे पहले बाबर के अत्याचार का विरोध किया था। कौन नहीं जानता है लाहौर में गुरु अर्जुन देव जी का बलिदान जहांगीर के अत्याचार से बचाने के लिए था। कौन नहीं जानता है गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान को। उन्होंने अपना सिर दिया लेकिन भारत का सिर नहीं झुकने दिया। आज कश्मीर भारत का हिस्सा है और भारत का शीश बना हुआ है, इसलिए क्योंकि हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश देकर के इसकी कीमत चुकाई है। और यहीं से हम कह रहे हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज एक ऐसे पिता हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने पुत्रों को बलिदान होते हुए देखा है। एक ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने बलिदान होते हुए देखा है। क्या उम्र है उस समय गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की, जब पिता कश्मीर के लिए सिर दे रहा है, और क्या उम्र है जब बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह देश और धर्म के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। 7 वर्ष और 9 वर्ष की उम्र क्या उम्र होती है, क्या उम्र होती है। बहनों और भाइयों, गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक, 4 साहबजादों से लेकर के 5 प्यारों तक सिख गुरुओं का पूरा इतिहास देश और धर्म के लिए शहादत का इतिहास है। और ये इस बात के लिए हम सबको प्रेरित करता है कि इतिहास केवल एक कौम का नहीं है, इस देश का इतिहास है। एक नई प्रेरणा है पूरे भारतवासियों के लिए। जाति पाति का भेदभाव समाप्त हो। गुरु नानक देव जी ने शबद कीर्तन के लिए जो प्रेरणा दी, मिल बांट करके खाने के लिए जिस लंगर की शुरुआत को आगे बढ़ाया था, वह आज भी बनी हुई है और अनवरत रूप से उसका अनुसरण आज भी हर गुरुद्वारा कर रहा है। और यही गुरु परंपरा के प्रति श्रद्धा का यह भाव ही समृद्धि का कारण भी बनता है, खुशहाली का कारण भी बनता है। एक और इतनी समृद्ध परंपरा तो विपरीत परिस्थितियों में लड़ते हुए, जूझते हुए, न केवल सिक्खी पंथ की सुरक्षा करनी, उसको सुरक्षित रखना है, हर हाल में उसको संरक्षित करना है, देश और धर्म के लिए भी एक आदर्श बलिदान की परंपरा को छोड़ करके हम सब के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर दी। एक और यह गौरवशाली इतिहास और दूसरी तरफ हमारे सामने वो दृश्य देखने को मिलते हैं जब हम लोग ये सुनते हैं कि काबुल में अब नाम मात्र के ही 2, 4, 10 परिवार सिखों के बच गए। जब हम बांग्लादेश की घटना का उल्लेख सुनते हैं, जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर होने वाले अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, तब हमें सिख गुरुओं के उस त्याग और उस बलिदान का स्मरण बरबस हो जाता है। और इसीलिए आज के अवसर पर मैं आप सबसे यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा और मेरा विनम्र अनुरोध होगा, किससे बढ़कर के हिंदुस्तान के लिए, हिंदू हो या सिख है, इन सब के लिए दूसरी प्रेरणा गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक जो आदर्श इन
सिख गुरुओं ने हम सबके लिए रखा है, वही हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा देगा। उन्हीं का आशीर्वाद हम सबकी प्रेरणा है, और उस प्रेरणा से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब काबुल होने से बच पाएंगे, तब बांग्लादेश होने से बच पाएंगे, तब किसी ननकाना साहब के लिए हमें आंदोलन या संघर्ष करने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वो हम सबको प्राप्त होगा। और इसीलिए आज हम सबको अपने मित्र और शत्रु को सही तरीके से पहचानने की ताकत हम सबको प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करें, ये ताकत वो हमें दें। कौन वे लोग हैं जो देश की जुझारू कौम को, देश की इस समृद्ध कौम को, जिसने अपने स्वयं के सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से एक मिसाल प्रस्तुत की है देश के सामने, दुनिया के सामने, कौन वे दुश्मन हैं जो आज उनके इस परिश्रम और पुरुषार्थ को कुंद करने की साजिश कर रहे हैं। आज पूरा देश तो नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में वीर बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने भी शिरकत की है और वहां मौजूद लोगों को संबोधित किया। तो देखिए, दिल्ली में वीर बाल दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर स्वयं प्रधानमंत्री जो है वो कार्यक्रम में मौजूद रहे। वीर साहिबजादों के बलिदान की अमर स्मृति में वीर बाल दिवस मनाने की शुरुआत की थी। अब ये दिन करोड़ों देशवासियों के लिए, पूरे देश के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का पर्व बना है। इस दिन ने भारत के कितने ही बच्चों और युवाओं को अदम्य साहस से भरने का काम किया है। आज देश के 17 बच्चों को वीरता, इनोवेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स और आर्टिस्ट जैसे क्षेत्रों में सम्मानित किया गया है। इन सब ने दिखाया है कि भारत के बच्चे, भारत के युवा क्या कुछ करने की क्षमता रखते हैं। मैं इस अवसर पर हमारे गुरुओं के चरणों में, वीर साहबजादों के चरणों में श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। मैं अवार्ड जीतने वाले सभी बच्चों को भी बधाई देता हूं, उनके परिवारजनों को भी बधाई देता हूं और उन्हें देश की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी से बात करते हुए मैं उन परिस्थितियों को भी याद करूंगा जब वीर साहबजादों ने अपना बलिदान दिया था। ये आज की युवा पीढ़ी के लिए भी जानना उतना ही जरूरी है और इसलिए उन घटनाओं को बार बार याद किया जाना ये भी जरूरी है। 325 साल पहले के वो हालात, 26 दिसंबर का वो दिन
जब छोटी सी उम्र में हमारे साहबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की आयु कम थी, लेकिन उनका हौसला आसमान से भी ऊंचा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।